सुप्रभात बच्चों। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गया द्वारा संचालित गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार, गणित शिक्षक +2 जिला स्कूल गया, आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, वैश्विक महामारी कोरोना काल में सभी विद्यालय, मूल रूप से सरकारी विद्यालय बंद रहने के कारण आप सभी की पढ़ाई बाधित हुई, पढ़ाई की क्षति हुई। तो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के द्वारा गया गाइडेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, ताकि आप सभी की जो पढ़ाई बाधित हुई है, पढ़ाई की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ आपको अच्छे ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त हो सके। इस हेतु गया गाइडेंस प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। सभी विषयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही साथ निःशुल्क क्रैश कोर्स भी संचालित किया गया, और ये सारे जो कोर्स संचालित किए गए हैं, इसका वीडियो बना करके और इसका कंटेंट को YouTube पर अपलोड किया गया है, जिसे आप सभी गया गाइडेंस प्रोग्राम सर्च करके देख सकते हैं और उसका लाभ उठा करके अच्छे ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं गणित में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को लेकर के आया हूं आप सबों के लिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रायः फॉर्मूला से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बच्चे, यदि आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो दोनों तरह के प्रश्नों को आप बहुत अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं और गणित में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं देखता हूं, थोड़ा सा हम लोग देखें कि गणित में किन किन फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान देना है और कैसे हम उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा एक एक टॉपिक पर इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले गणित में हम सभी को वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या का जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक अंक के। किस तरह का प्रश्न रहेगा, कैसे सोल्व करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले फॉर्मूला को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। यदि फॉर्मूला समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, याद रहेगा, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न रहेगा उसे भी बहुत आसानी से आप हल कर सकेंगे। तो आपका सबसे पहला वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक फॉर्मूला के रूप में कहिए या एक कथन के रूप में कहिए, यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप सभी लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भली भांति परिचित होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यहाँ पर बताया गया कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर bq प्लस r, जहां 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। कहने का मतलब ये मूल रूप से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में एक भाग देने की प्रक्रिया को डिस्क्राइब किया गया है, और भाग देने की इस प्रक्रिया से हम लोग बचपन से ही भली भांति परिचित हैं। वो प्रक्रिया क्या है, आइए हम लोग बोर्ड पर थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो बच्चे, बचपन से ही भाग देने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रायः दो संख्या को लेकर के हम चलते हैं भाग देने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, जिसमें छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देते हैं, यानी बड़े संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लें कि वो हमारा बड़ा संख्या a और छोटी संख्या, बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b है। तो वैसे हालत में हम भाग देने की जो क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, b से a में भाग देंगे। यही क्रिया हम लोग अपनाते आए हैं, भाग देने की क्रिया। इसी क्रिया को यहाँ पर ये डिस्क्राइब करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बना दिया गया इस कथन को। यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया जो हम लोग करते आए हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है।
जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और भाग देने जितना बार इसमें हम भाग लगाते हैं, यहां सपोज कि q बार भागा लगाया, तो वैसी हालत में इस संख्या को भागफल, इसको भागफल कहा जाता है। और भाग देने के बाद नीचे जो शेष बच जाता है या शेषफल भी कहा जाता है, इसी को शेष या शेषफल कहा जाता है। इसको पराया r से सूचित करते हैं। r का मतलब रिमाइंडर भी होता है, इसलिए इसको शेष या शेषफल से सूचित किया जाता है। तो बच्चे, हम सभी लोग इस नियम से भली भांति परिचित हैं कि जब भी इस संख्या में भाग लगाया जाता है तो हमेशा यहाँ पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो b से a से कम होना चाहिए, a से बड़ा नहीं होना चाहिए। और भागा देने के बाद यहाँ जो शेष बचना चाहिए वह हमेशा या तो 0 होना चाहिए या इस b से छोटा होना चाहिए, b से बड़ा कभी नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ पर एक फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है। और ऐसे हम एक ये भी चीज जानते हैं पहले से एक नियम के अनुसार या फॉर्मूला के अनुसार कि भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और इसी को यदि हम इस रूप में इन सभी संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करें तो यहाँ पर a बराबर b गुणे q प्लस r हो गया, जिसको bq प्लस r भी कहेंगे। तो इस प्रकार a बराबर bq प्लस r हमारा, इसी चीज को एक थ्योरी के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया, जिसको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और इस विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम उच्च क्लास में HCF वगैरह भी निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। आगे इसी चीज में देखिए बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये क्या है? एक अभी था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें बताया गया यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, यानी इस अभी जो हम लोग ये प्रमेयिका पढ़े a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी पर ये आधारित है और इसका उपयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। और HCF ज्ञात करने के लिए ये भाग विधि का उपयोग करते हुए हम लोग भाग विधि का उपयोग करके और इस नियम का ये फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। इस फॉर्मूला में भाग देने की प्रक्रिया है कि जैसा कि अभी हमने बताया कि छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग दिया जाता है। तो यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, जहां a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, तो b से a में भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से फिर b में भाग दिया जाता है और वैसी हालत में शेषफल जो है वह b बन जाता है और जिसमें भाग देते हैं यानी जो b था वह मूल रूप से a के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तब तक दोहराई जाती है जब तक कि शेषफल के रूप में नीचे 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो b के रूप में जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही उस संख्या का HCF होता है और इस तरह से हम लोग महत्तम समापवर्तक प्राप्त करते हैं। तो ये भाग देने की प्रक्रिया के द्वारा हम भी बचपन से मैंने शुरू से छोटे कक्षा में जो प्रारंभिक कक्षा था उस कक्षा में उसी विधि से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बोर्ड पर देखते हैं और उसी को यहाँ एक क्वेश्चन के रूप में यदि थोड़ा देर के लिए हम एक उदाहरण मान लेते हैं, दो संख्या ले लेंगे, कोई भी दो संख्या और दो संख्या को लेकर के हम HCF निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि हमें 8 और 12 का मासा ज्ञात करना है। मासा HCF ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। 8 और 12 का मासा HCF ज्ञात करना है। तो यदि हम पुराने मेथड जो पढ़े हैं छोटे क्लास में, पूर्व क्लास में, उसके अनुसार करें तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि 8 से 12 में भाग लगाते थे। यहाँ एक बार विभाजित किए, आ गया कितना 4।
तो ये अब यहाँ 4 जो है भाजक बन जाता है और ये 8 जो भाजक था वह भाज्य बन जाता है। अब 4 से 8 को भाग लगाएंगे तो 2 बार में ये विभाजित, यानी शून्य यहाँ पर आ गया। शून्य कहें या कैंसिल करना कहेंगे। तो जब शून्य आ गया तो भाग देने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा संख्या प्राप्त हो जाता है इसी को हम HCF या मसा कहेंगे और मसा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। इसी को यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, यहाँ थोड़ा देर के लिए मानेंगे a जो बड़ी संख्या है उसको a मानते हैं तो 12 हो गया और छोटी संख्या b जो 8 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा जो a = bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उस प्रमेयिका के अनुसार जो फॉर्मूला लिखते हैं bq + r, यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ गया, यदि इसके अनुसार हम भाग दे रहे थे तो b हमारा कितना हो गया, 4 से भाग लगाए शेषफल के रूप में आ गया था 8। यहाँ पर b का वैल्यू 8 और भाग लगाए थे एक बार, शेषफल नीचे कितना बच गया था, 4 बच गया था। अब यहाँ पर 8 जो है वो a के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है, फिर बन जाता है। और अगला पद के लिए जब लेकर के चलेंगे भागा, यहाँ पर a यानी 12 को लेकर 12 बराबर हो गया, 8 × 1 = 8 + 4 12। अब यहाँ पर a जो संख्या आया b के रूप में अभी है वो a बन जाता है और तब 8 से जब भागा लगा रहे 8 में भागा लगा रहे थे तो कितना से लगाए, 4 से, ये हमारा b बन जाता है और गुने कितना बार डिवाइड हुआ, 2 बार और प्लस शेषफल नीचे कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुआ वही हमारा HCF हो जाता है, यानी HCF आ गया कितना, 4। तो ये मूल रूप से यही प्रक्रिया है, लेकिन इसी को जब हम इस तरह से एक मेथड के अनुसार एक फॉर्मूला का उपयोग करते हुए जैसा रिप्रेजेंट करते हैं तो वह बन जाता है एक प्रमेयिका, एक एल्गोरिदम। इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है और इस चीज को ध्यान में रख करके हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे इसी का एक दूसरा बताया गया, तीसरा एक फॉर्मूला के रूप में बात अंक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये बताया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। इसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बताया गया, यानी प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या को अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे हम उदाहरण लेकर के 1-2 संख्या को देखेंगे तो किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल या उसी को गुणनखंडित करना कहते हैं और वह गुणनखंड जो है वह अद्वितीय होता है। और यहाँ बताया कि इस पर ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है, वो किसी क्रम में भी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम, एक नियम के अनुसार बताया। जैसे उदाहरण के रूप में हमको एक संख्या को लेकर के और उसका गुणनखंड निकालने का प्रयास कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे उदाहरण के रूप में छोटी संख्याएं लेकर के चलते हैं। मान लिया जाए 30 एक संख्या लेते हैं, एक दूसरा हम कोई और दूसरा संख्या ले सकते हैं, 37 ले सकते हैं या 47 ले लेते हैं। ये दोनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहला, यदि 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, हम 2 से भागा लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाए 5 या 5 से लगाए 1, या इसी को यदि 30 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 से भागा लगाया या 15, यहाँ पर 3 से न लगा करके हम पहले 5 से लगा दिए 3 और 3 से लगाए तो 1 आया। तो ये यहाँ पर 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, और यहाँ पर भी 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 3 गुने 1, ये दोनों ही अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर प्रारंभ में हमने 2 लिखा, बाद में 3, फिर 5, फिर 1, यहाँ पर पहले 5 तब 3 तब 1 लिखे हैं। तो ये दोनों ही सही है हमारा। इसका क्रम
किस तरह से है ये इसको कोई विशेष प्रभावित नहीं करता है। तो ये प्रत्येक संख्या का हम एक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक और संख्या जो 47 हम लेकर चले थे, इसका यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, या किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो 47 से भी विभाजित होगा। तो इस प्रकार हम 47 को लिख सकते हैं 47 इंटू 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से इस तरह का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी संख्या का, इसको एक प्रमेय के रूप में अभिव्यक्त किया गया है गणित में, और उसी का नाम दिया गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, और वह नेक्स्ट बिंदु है जिसमें बताया गया है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां यह a एक धनात्मक पूर्णांक है। यह एक नियम, एक मेथड के रूप में बात बताई गई कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो निश्चित तौर पर p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से एक उपपत्ति के रूप में बात बताई गई है, जिसमें बताया गया कि √2, √3 ये सारे जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है, जिसका कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। यदि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तो वैसी हालत में हम उसको अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला बिंदु में है, मान लेते हैं x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ एक बात बताई गई कि यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, और यदि दशमलव प्रसार शांत है तब हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। इसको बेहतर ढंग से हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर समझते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि यदि कोई यहां एक बात बताया गया कि x परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य होगा और q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होता है। जैसे मान लिया जाए कि 1.5 ये शांत दशमलव हो गया, या इसी तरह से और भी कुछ संख्या ले सकते हैं 2.357 वगैरह। तो ये सब क्या शांत दशमलव के रूप में संख्या है। शांत दशमलव के रूप में जब संख्या है तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी हालत में हम इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब p/q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसी हालत में वह परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 1.5 तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/10 दशमलव हटा करके लिख दिए। अब यहाँ पे इसी तरह से 2357 डिवाइडेड बाय यहाँ दशमलव हटा दिए, तो ये इतना संख्या आ गया। तो ये सारी संख्या p/q के रूप में आ गया, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ, एक बात ये भी बताया कि यहाँ पर इसको न्यूनतम रूप में यदि हम करते हैं तो यहाँ 5 3 जा 15 5 2 जा 10 यानी 3/2 आया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर n, 2 का पावर n का मतलब 1 इंटू 5 का पावर 0, क्योंकि एक मेथड है, जैसा कि हम लोग नियम 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में जब रहता है तो ये p/q के रूप में यानी शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव को पहचानने का एक तरीका है कि आधार का जो गुणनखंड है, हर का जो गुणनखंड है, ये हर का गुणनखंड यदि 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में आ रहा है तो वह शांत होता है, शांत दशमलव के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका हर का गुणनखंड हम इस तरह से निकाल करके देखते हैं। यहाँ नीचे 2 आया, 2 को हम केवल 2 का पावर 1 और 5 नहीं है इसमें तो 5 को
की जगह पर 5 की पावर 0 लिखते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का पावर 1 इंटू 1, है ना, और इसी को 3/2 का पावर 1 इंटू 1 की जगह पर 5 का पावर 0 भी लिख देते हैं। तो ये इस रूप में इस फॉर्म में लाने के लिए केवल यहाँ पर 5 को पावर 0 दे करके रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये शांत दशमलव के रूप में हैं, और इसको हम हर का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में भी आ जा रहा है, इसीलिए यह शांत दशमलव के रूप में कहलाता है। और शांत दशमलव के रूप में जो संख्याएं होती है उसको p/q अर्थात परिमेय की संख्या के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, यही बात बताई गई है। अगला बिंदु की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, तो आगे बात बताया गया, मान लेते हैं कि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही बात जो अभी मैंने बोर्ड पर भी समझाया उसी को यहाँ पर इस रूप में उल्टा करके रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया है। मान लेते हैं x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर बात बताया गया कि यदि n और m का जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो और ये गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का भी है, तो वैसी हालत में इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती के रूप में होगा। यदि यहाँ पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में बताया गया था, गुणनखंड 2 का पावर 5 n और 5 के पावर 5 का पावर m के रूप का, तो वैसी हालत में यह ऋणात्मक पूर्णांक है और x का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पर फिर क्या बताया कि यदि ऐसी परिमेय संख्या जहां q का अभाज्य गुणनखंड यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो अब वैसी हालत में x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रख करके शांत और अशांत आवर्ती दशमलव को हम बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं और इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से हल भी कर सकते हैं। और इस पर आधारित जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर आधारित भी कभी कभी इस तरह से रिलेटेड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है, तो उसको हम सही ढंग से आंसर दे सकते हैं इन बातों को ध्यान में रख करके। तो आइए आगे हमारा बहुपद चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुपद में जैसा कि सबसे पहली बात बताया गया है, पहला पॉइंट में घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई बहुपद है और उसका घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, यदि घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और यदि घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आइए हम लोग बोर्ड पर थोड़ा सा देख लेते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को। यहाँ कोई भी हम बहुपद का उदाहरण ले लेंगे और बहुपद में चर राशि का घात कुछ लिख करके और उसके आधार पर हम उसको देखेंगे कि वो किस प्रकार का बहुपद है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं लिखा हुआ केवल 3x या लिखा हुआ है 2x + 1, यहाँ इस x का कुछ भी घात नहीं है, कुछ भी घात नहीं का मतलब ये घात 1 है, या दूसरा यहाँ पर जो 2x का पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर भी हम इसका पावर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे घात कुछ नहीं का मतलब 1 छिपा हुआ है, तो वैसी हालत में हम इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ये रैखिक बहुपद का
उदाहरण हो गया। इसी तरह से हम और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यदि केवल 2x² लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है 3x² प्लस 4x प्लस 6, तो वैसी हालत में यहाँ पर x का घात मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो वैसी हालत में इसको हम क्या कहेंगे, ये द्विघात बहुपद कहला जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। और भी उदाहरण ले सकते हैं, यदि लिखा हुआ है केवल 2x का पावर या 7x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 9, केवल इतना लिखा हुआ। या कोई दूसरा उदाहरण और भी लेते हैं, केवल लिखा हुआ y का पावर 3 माइनस 3y का पावर 2 प्लस 4y प्लस 7, तो वैसी हालत में यहां पर मैक्सिमम घात 3, यहां पर भी इस बहुपद का मैक्सिमम घात 3 है, तो वैसी हालत में हम इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ये हमारा उदाहरण हो गया किस चीज का, त्रिघात बहुपद का। तो यही बात बताई गई है कि यदि कोई भी जो बहुपद है और उसका घात 1 है, तो वैसी हालत में उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। 2 घात है तो द्विघात बहुपद और 3 घात है तो त्रिघात बहुपद वाला समीकरण या केवल त्रिघात बहुपद कहते हैं। आगे बात इसमें दूसरा बिंदु है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है के रूप का होता है। यानी कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है, तो उसके बारे में बताया गया। ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं होती है, जहां a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से दूसरा अगला पद में अगला बिंदु है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक बहुपद px के शून्यक माने कितने शून्यक होते हैं, यह प्रायः प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, यानी x निर्देशांक पर कितने जगह वो बिंदु काट रहा है या टच कर रहा है x निर्देशांक को, x अक्ष को, उसके अनुसार हम इसका निरूपित करते हैं कि उसके कितने बिंदु होंगे। आगे बताया गया, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है बच्चे कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद अगला पॉइंट में है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी जिसको मूलों का योगफल कहते हैं। अल्फा और बीटा के रूप में यदि 2 शून्यक हो एक द्विघात बहुपद के, तो उसके मूलों के योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, जहां b/a यानी यहां पर b/a रख करके वैल्यू हम फाइंड करेंगे और c/a फाइंड करेंगे, तो ये मूलों का गुणनफल निकलेगा और ये मूलों का योगफल निकलेगा। तो कभी कभी हमारा प्रश्न में केवल इस फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न रहता है, फॉर्मूला के अनुसार रहता है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल होगा। अब नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन यह भी रहेगा, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, फटाक से उसका आंसर देंगे। यही लाइन रहेगा लिखा हुआ और कहेगा कि निम्नलिखित में से मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल c/a होगा। यदि फॉर्मूला याद है तो सीधे उसका आंसर दे देंगे। कभी कभी यहाँ पर कुछ वैल्यू दे करके और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई द्विघात बहुपद है जिसका द्विघात बहुपद लिखा हुआ रहेगा और सीधे नीचे पूछेगा कि उसका मूलों का योगफल निम्नलिखित में से क्या होगा,
तो मूलों का योगफल कह रहा है, तो b बटा माइनस बी बटा ए का वैल्यू रख करके हल करके देख लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहने से एक तो फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न को भी का आंसर दे सकते हैं, और दूसरा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी बहुत ईजी वे में हम हल कर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है छठा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद पर आधारित है कि यदि ये त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योगफल, ये 3 शून्यक होंगे इसके, तो मूलों का योगफल बराबर, यहां भी फॉर्मूला वही माइनस बी बटा ए होता है, और दो मूलों के योगफल करके अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बटा ए हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन या इस फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न भी रहता है मैथ में। अगला हमारा 7वां बिंदु है, विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्येतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx तथा rx का अस्तित्व है कि px बराबर gx गुने qx प्लस rx होगा। ये हम लोग शुरू वाला जो चैप्टर था उसमें हम ये फॉर्मूला को पढ़े थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, उसी फॉर्मूला पर ये बताया गया है, जहां rx बराबर 0 है या घात rx इज स्मॉलर देन घात gx होगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड किस तरह के रहते हैं, तो उसमें देखते हैं। दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप बताया गया है, जहां a1, a2, b1, b2, c1, c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बिंदु है, दूसरा बात, एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल भी किया जा सकता है, एक ग्राफीय विधि द्वारा और दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा। इन दोनों विधियों द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित भी किया जा सकता है और इसका हल भी किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला बिंदु की ओर, जिसमें बताया गया ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है, ये जहां यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कोई दिया गया समीकरण का हल के रूप में जो है वो संगत होगा या असंगत होगा। तो वैसी हालत में इस पॉइंट को, इस बिंदु को याद रखेंगे, जिसमें बताया गया है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ग्राफ जो बन रहा है और उसमें एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा और इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। इसी तरह से यदि रेखाएं समपाती है, समपाती का मतलब दोनों एक ही पर ओवरलैप कर रहा है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका हल होता है और इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। तीसरी बात बताया, यदि रेखाएं समांतर है, यानी दो रेखा जो हम ग्राफ में खींचे हैं दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि वो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो उसका कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। आगे एक बीजगणितीय हल करने की विधि के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है, यानी ये सारी विधियों का उपयोग करके बीजगणितीय रैखिक समीकरण का
हल किया जाता है, रैखिक समीकरण युग्म का हल किया जाता है, जिसको कि आप लोग विशेष करके अभ्यास किए होंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को बनाए होंगे। और हमारे द्वारा, हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा इस चैप्टर का जब डिस्कशन किया गया था, उस समय इस पर आधारित प्रश्नों को इन विधियों के द्वारा हल करके भी बताया गया है। इसे आप गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के गया गाइडेंस प्रोग्राम का जो वीडियो डाला हुआ है, कंटेंट डाला हुआ है, और उसमें विशेष करके बीजगणित अलजेब्रा चैप्टर जिसमें पढ़ाया गया है, हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने पढ़ाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें इस पर आधारित प्रश्नों को भली भांति हल करके बताया गया है। आप वहाँ उसे देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करके अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, इन सारी विधियों के द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। परीक्षा में प्रायः रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने के लिए आता है। तो आप हमारे शिक्षकों, हमारे साथियों द्वारा, हमारे द्वारा जो वीडियो डाला गया है वहां से देख करके उस प्रश्न को हल करने की विधि को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं, स्वतः अभ्यास कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न समस्या होती है तो वैसी हालत में कमेंट बॉक्स में आप डाल करके हमसे भी पूछ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इन स्थितियों पर थोड़ा गौर करेंगे। पहला, a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b1। a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2 होना चाहिए, यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो वैसी हालत में इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये हमेशा इस मेथड को, सिस्टम को याद रखना है। इसी तरह से a1y a2 इज इक्वल टू b1y b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1y c2 हो, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। प्रायः परीक्षा में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, या तो सीधे फॉर्मूला पर आधारित होते हैं या फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन जो नंबर दे करके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको यदि ये फॉर्मूला याद रहता है तो इसके अनुसार आप हल करके और बता सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसका युग्म संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित होगा। आश्रित के लिए बताया कि a1y a2 इज इक्वल टू b1y b2 इज इक्वल टू c1y c2। यदि ऐसा रहे तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है। आगे पॉइंट हमारा है छठा पॉइंट, जिसमें बताया अनेक स्थितियां हैं जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी दो समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं हो, परंतु हम उन्हें परिवर्तित कर एक रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक अगला चैप्टर जो द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण में किन किन बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। द्विघात समीकरण में पहला बिंदु है, चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल भी एक ही होते हैं। और अगला पॉइंट में बताया गया यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी दिए गए द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। ये पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम कैसे हल करते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज में जब डिस्कशन किया गया था तो उसमें सारे चीज़ों को बताया गया है, वहाँ फिर से आप अभ्यास करके इसको देख सकते हैं और इस पॉइंट को मेनली याद रख सकते हैं। द्विघात
द्विघाती सूत्र के बारे में एक बात बताया गया। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? तो ये सूत्र बताया गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ए से डी भी कहा जाता है, डी जिसको विवेचक कहते हैं, या उसका फॉर्मूला डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ यही लिख दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। इसके द्वारा देय होते हैं, यानी इसके द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है। यदि जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगला पॉइंट में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, और दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, और दो बराबर मूल अर्थात समपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, और तीसरी बात की कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 हो। तो यहाँ पर एक बात एक द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। इस द्विघात बहुपद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, कब बराबर होंगे और कब मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला को यदि याद रखते हैं तो इस पर आधारित प्रश्न को बहुत आसानी से आप बना लेंगे। सीधे इस फॉर्मूला पर भी ये क्वेश्चन ऐसा रहता है और फॉर्मूला पर आधारित भी क्वेश्चन इस तरह का रहता है। फॉर्मूला याद रखकर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर ले सकते हैं। चूंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है, समय का बचत करना है, ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकें। तो एक ही प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समय लगा देंगे तो बाकी प्रश्न के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए इन फॉर्मूलों को याद रख करके एक ट्रिक का उपयोग करते हुए आसानी से कम समय में उसको हल करने का प्रैक्टिस करना है, हल करने का प्रयास करना है। आगे अब हमारा अगला टॉपिक समांतर सीढ़ी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है। समांतर सीढ़ी से रिलेटेड कुछ बात जो ध्यान देने योग्य है यहाँ पर है। एक समांतर सीढ़ी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावे अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या d इस समांतर सीढ़ी का सार्व अंतर कहलाता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। आगे डिफरेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो यह समांतर सीढ़ी का सार्व अंतर कहलाता है। एक एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह से ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, दो संख्याओं की एक दी हुई सूची एपी होती है यदि अंतरों a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 इत्यादि से एक ही समान मान प्राप्त होता है। माने एक समान मान यदि प्राप्त होता है, ये सारे का वैल्यू एक समान प्राप्त होता हो, तो अर्थात k के विभिन्न मानों के लिए a k प्लस 1 माइनस a k होता हो, तो ये एक ही रूप में कहलाता है। प्रथम पद a और सार्वंतर d वाली AP का nवां पद, एक जिसको व्यापक पद भी कहा जाता है, an के रूप में जिसको निरूपित करते हैं, वो निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है, जहां an बराबर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद, एपी का nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। कभी कभी प्रश्न में केवल ये रह सकता है कि एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन में चुनना होगा। तो यदि फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप तुरंत उसको बता देंगे। और साथ ही साथ यदि इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहा है, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है मान लिया जाए, तो उसमें यदि nवां पद निकालने के लिए कह रहा है तो nवां पद निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करके बहुत आसानी से आप तुरंत उसका हल प्राप्त कर ले सकते हैं। फिर एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया है, जहां s बराबर n/2, s मतलब सम सभी पदों का योगफल हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से प्राप्त होता है, जहां n टोटल कुल पदों की संख्या हो गया। इसी तरह से एक परिमित एपी का अंतिम पद मान लेते हैं nवां पद है, तो इस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। माने केवल अंतिम पद के रूप में इसमें दिया हुआ है,
और प्रथम पद भी दिया हुआ है, तो इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात करने का एक संक्षिप्त सूत्र बताया। S बराबर n/2 इंटू a प्लस l से प्राप्त होता है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां त्रिभुज में बताया गया कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप का आकृतियां कहलाती है। ये कह रहा है कि दो आकृतियां माने त्रिभुज के रूप में, दो त्रिभुज कह सकते हैं कि दो त्रिभुज जो समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप का मतलब उसका माप हर तरह से समान नहीं हो, आमाप भी समान ना हो, तो वैसी हालत में वो समरूप आकृतियां कहलाती है। आमाप के रूप में कहने का मतलब आकार में दोनों बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों आकार एक ही समान, आकार समान हो, बराबर ना हो सकता है लेकिन समान हो, तो वैसी हालत में वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाती है। लेकिन उसका माप जैसे एंगल वगैरह का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। कहने का मतलब सभी सर्वांगसम जो भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसका विलोम है और वो विलोम सत्य नहीं होता है। अगला पॉइंट हमारा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो। तो ये दो त्रिभुज के बारे में बताया कि दो त्रिभुज या दो समान भुजाओं वाले दो बहुभुज हो, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, तो वैसी हालत में वो समरूप हो सकते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अगली बात बताया त्रिभुज के बारे में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक त्रिभुज से रिलेटेड बात बताया। ये कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से बात बता रहा है, देखते हैं बोर्ड पर थोड़ा सा कि ये क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कहने का मतलब है ये त्रिभुज से रिलेटेड जो बातें हैं उसके अनुसार कुछ बातें जो कहा गया, जैसे पहला पॉइंट में भी कहा गया कि दो त्रिभुज है, अब एक त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज और भी ऐसे बना हुआ है, तो वैसी हालत में यदि इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो वैसी हालत में ये दोनों त्रिभुज, दोनों जो आकृतियां हैं वो समरूप कहलाती है। साथ ही साथ इसमें जो अभी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे, चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट के अनुसार बताया गया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये ABC त्रिभुज है और इसमें BC के समानांतर एक रेखा खींची जाती है और ये जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त हो। यदि इसके समानांतर रेखा खींची गई है PQ, यहाँ पर PQ जो है वो यदि BC के समानांतर है तो वैसी हालत में कह रहा है कि AP अनुपात BP बराबर होगा AQ अनुपात QC। ये जब ये PQ BC के समानांतर रेखा खींची गई है तो वैसी हालत में इसका जो अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही होगा, दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। आगे पॉइंट हमारा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका विपरीत हो गया, इसमें कह रहा था कि एक त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, और इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक ही दो भुजाओं को एक ही अनुपात में माने समान अनुपात में विभाजित कर रही रेखा तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगला पॉइंट, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता पर कसौटी के अनुसार, यानी
एंगल 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 समरूपता प्रमेय के अनुसार ये ऐसा होता है। इसी तरह से यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको ए समरूपता प्रमेय कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि दो त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर हैं तो निश्चित तौर पर तीसरा कोण भी बराबर होंगे ही, इसलिए इसको समरूप त्रिभुज कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट में है, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये ऐसे से समरूपता प्रमेय के अनुसार आता है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको ए से एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये एक नियम है। इस नियम के अनुसार कभी कभी प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न में परीक्षा में, तो इन सारे जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इसी तरह से और भी कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाली त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। इस तरह का फिगर आप ड्रा करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसको कि पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। और इसमें हमेशा हम लोग पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी को यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया गया है। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण हमेशा समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित ये भी बिंदु हमारा है। आगे वृत्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त से जस्ट सटे हुए, जैसे ये सारे जो खींचे गए हैं इस तरह के रेखा को वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यदि यहाँ त्रिज्या खींच दें इस स्पर्श बिंदु पर तो यहाँ पर त्रिज्या पर ये लंब होती है, या त्रिज्या कहेंगे कि ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। यदि किसी बाहरी बिंदु से हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो वैसी हालत में वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये ऐसा नियम के रूप में बनाया गया है। जैसे कहने का मतलब है, एक फिगर बना करके हम लोग देखते हैं बोर्ड पर कि यदि कहीं एक वृत्त बना हुआ है और एक बाहरी बिंदु यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसे करके एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींचा जाता है और ये त्रिज्या यहाँ पर ऐसे है, तो वैसी हालत में ये मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ ओ है तो यहाँ पर ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। ये इस पॉइंट के अनुसार ये नियम बताया गया है। और स्पर्श रेखा है क्या? किसी वृत्त में यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये वृत्त है, इसको बाहर से स्पर्श कर रही है इस बिंदु पर, इसको बाहर से इस बिंदु पर, इसको बाहर से इस बिंदु पर, तो ये जो रेखा बाहर से खींची गई है ये इसका स्पर्श रेखा है। आगे हम लोग कुछ निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बातों को देखते हैं। महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताया गया कि P जिसका निर्देशांक x1 y1 और Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से कोई बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो, मूल बिंदु से, तो वैसी हालत में उसका दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला केवल अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। और उस बिंदु P एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला निम्नलिखित होता है। उसका अनुपात क्या होगा तो बताए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और m1
y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस y2। इसके वैल्यू को हम यहाँ रख करके हल करेंगे और इसका जो अनुपात आएगा वही इसका मूल रूप से अनुपात होता है। बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड P Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसी तरह से अगला पॉइंट में है बिंदु x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले, ये तीन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1y2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का संख्यात्मक, माने इसको हल करके जो संख्यात्मक मान आएगा वही इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। त्रिकोणमिति में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है तो साइन ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण और कॉस ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण और tan ए बराबर होगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। और इसी तरह से जिसको हम साइन ए बराबर ऐसे भी कह सकते हैं लंब बटा कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। और कॉसे के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 1y साइन ए, से के फाइंड करने का 1y कॉस ए और tan ए फाइंड करने का 1y कॉट ए और tan ए फाइंड करने का साइन y कॉस ए भी होता है। इसे ये जो फॉर्मूला दिया हो इसी से रिलेटेड हम दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस ए के इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, से के इंटू कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा, tan ए इंटू कॉट ए बराबर भी 1 हो जाएगा और यहाँ tan ए इंटू कॉस ए बराबर साइन ए हो जाएगा। इस तरह से भी फॉर्मूला हम लोग खुद डिराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला याद रहने पर हम दूसरे तरह का फॉर्मूला अपने ड्राइव करके और इस तरह का प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। कहने का मतलब यदि साइन ए का वैल्यू हमें पता है तो बाकी हम कॉस ए, tan ए, कॉस ए के, से के वगैरह इन सारे चीजों का हम वैल्यू मान ज्ञात कर सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो कि एक बुक में दिया हुआ है उसे याद रखना है। उस पर आधारित परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि याद रहेगी तो बहुत आसानी से आप कोई भी प्रश्न को हल कर ले सकते हैं। साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, जबकि सेक ए और कॉस ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। यह हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। कुछ फॉर्मूला यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए होता है। आगे हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और इसी को हम साइन स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए इधर आकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन स्क्वायर ए इधर आकर के 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगला फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 है। यदि सेक स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इधर tan स्क्वायर आकर के 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। जहां बताया गया कि 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए एंड ए इज स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, जहां 0 डिग्री इज स्मॉलर देन ए और ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कुछ और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताए गए जो मूल रूप से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है और देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। यानी हम किसी वस्तु को सीधे इस तरह से देख रहे हैं और जब अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के क्रम में जो एंगल बनता है वह एंगल
उन्नयन कोण कहलाता है। और इसी तरह से जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे झुकाते हैं तो जिस तरह से एंगल बन रहा था सीधे था पहले, और जितना डिग्री नीचे झुकाने के फलस्वरूप जितना डिग्री का झुकाव हुआ, जितना डिग्री का एंगल बना, कोण बना, उस कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात की जा सकती है। आगे कुछ और वृत्त से संबंधित, वृत्त और उसके क्षेत्रफल से संबंधित बातें हैं। वृत्त का परिधि जहां त्रिज्या r हो तो परिधि बराबर 2πr, क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला θ/360 गुने 2πr होता है। और इसी तरह से त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है तो उसका क्षेत्रफल θ/360 गुने πr² होता है। और एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसी तरह से आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ बातें हैं। आधारभूत ठोस, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्धारित किया जा सकता है। यदि हमें एक का क्षेत्रफल ज्ञात है या आयतन ज्ञात है तो उससे रिलेटेड उसको मिला करके एक नया जो वस्तु बनाई गई है उसका हम क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठोसों, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के आयतन भी इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटकर एक छोटा शंकु हटा दिया जाता है तो जो ठोस बचता है वह शंकु का एक छिन्नक कहलाता है। शंकु के छिन्नक से संबंधित कुछ सूत्र यहाँ बताए गए हैं। शंकु के छिन्नक आयतन 1/3πh इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होता है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl इंटू r1 प्लस r2 जहाँ l बराबर h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πl इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होता है। उपरोक्त ये सारे जो क्षेत्र ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें h क्या है तो छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और L छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है और R1 और R2 छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हैं। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो आधार होगा वो दोनों वृत्ताकार आधार का त्रिज्या है R1 और R2। आगे कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि घनाभ के बारे में। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL जहां L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B है। ये फिगर घनाभ की बनी हुई है जहां L लंबाई, ये B चौड़ाई और ये ऊंचाई है। घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। अब घन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। घन का आयतन निकालने के लिए AQ यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है। बेलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। शंकु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। शंकु का आयतन 1/3πr²h, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू l प्लस r, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और शंकु की तिर्यक ऊंचाई √h² प्लस r² जिसको कि l से भी सूचित किया जाता है। ये शंकु, ये तिर्यक ऊंचाई l और ये सीधे ऊंचाई h हो गया और ये इसका त्रिज्या हो गया। तो इस तरह से ये घन, घनाभ और शंकु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। आइए हम लोग सांख्यिकी के बारे में थोड़ा देखते हैं। सांख्यिकी चैप्टर से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से x का मान सिग्मा fx बटा सिग्मा f, कल्पित विधि से a प्लस सिग्मा f d डिवाइडेड बाय सिग्मा f और पद विचलन विधि से a प्लस सिग्मा fu डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू h होता है। इनमें यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता उसके मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह के केंद्रित है। वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है
तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस M0 F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, जहां संकेत अपना स्वाभाविक अर्थ रखता है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। आगे हम लोग कुछ और इसी से फॉर्मूला है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है, जहां संकेत अपना स्वाभाविक अर्थ रखता है। सभी संकेत का अपना अपना एक डेफिनेट वैल्यू होता है। संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से संचयी बारंबारता वक्र या से कम प्रकार के या से अधिक प्रकार के त्वरण द्वारा निरूपण किया जाता है। यहाँ दो प्रकार के त्वरण होता है, एक से कम प्रकार के और दूसरा से अधिक प्रकार के। ये दोनों त्वरणों द्वारा बंटनों के आलेखीय को निरूपित किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक इनके दोनों प्रकार के त्वरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और क्षैतिज अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान से प्राप्त किया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायोगिकता में अंतर, क्या अंतर दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। घटना ई की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता पी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता निकालने के लिए एक साधारण सा सूत्र होता है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता एक होती है हमेशा। इस बिंदु को हमेशा ध्यान रखना, याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यह भी हमेशा बिंदु को याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है कि 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू p एंड दैट इज ऑल्सो स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होता है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। किसी भी घटना ई के लिए PE प्लस PE बराबर 1 होता है, जहां ई घटना ई नहीं को व्यक्त करता है और ई और ई पूरक घटनाएं भी कहलाती है। तो बच्चे, हम लोग गणित के जितने भी चैप्टर थे सभी चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलों के बारे में और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किए। आप इन सारे चीज़ों को हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पर भी ये अपलोड रहेगा। इसे वहाँ से भी देख करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि परीक्षा में आपको बहुत कम समय में अपने प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। ये सारे फॉर्मूला यदि याद रखते हैं, चूँकि मैथ फॉर्मूला पर ही आधारित होता है और फॉर्मूला रटने की नहीं समझने की चीज़ है। मैथ रटने की नहीं समझने की चीज़ है, अभ्यास करने की चीज़ है। तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे मैथ में, फॉर्मूला स्वतः अपने आप याद हो जाएगा और फॉर्मूला याद रहेगा तो निश्चित तौर पर गणित में आप अच्छा करेंगे, अच्छे से सारे प्रश्नों को हल करेंगे और मैथ में बहुत अच्छा अंक आएगा। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को गणित में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम जो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है उसको वीडियो को जरूर देखेंगे, उसे लाइक करेंगे और वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाएंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामना के साथ मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, थैंक यू।